परेश रावल ने छोड़ी हेरा फेरी 3, अक्षय कुमार ने ठोका 25 करोड़ का मुकदमा। ये बात आपको लगता है यार मैं नहीं करूंगा ना, ये प्रोजेक्ट अटक जाएगा, जो भी है वो, बट खुशी नहीं है। परेश रावल ने लौटाया 11 लाख का साइनिंग अमाउंट। मैं एक्टर हूँ यार, मुझे फंसना नहीं है इस दलदल में। 15 करोड़ के पेमेंट क्लॉज को लेकर हुई अक्षय और परेश के बीच लड़ाई। वो फ्रेंचाइजी को एनकरेज करने के लिए, वो पैसे बटोरने के लिए आप बनाते हो तो फिर नहीं, वो मना नहीं है। अगर आप एक बॉलीवुड फैन हैं तो अब तक आपको पता चली गया होगा कि शायद हमारे प्यारे बाबू राव अब हेरा फेरी 3 में नजर नहीं आएंगे। अब पहले तो लगा कि शायद क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से परेश रावल ऑप्टेड आउट ऑफ दिस मूवी, लेकिन उसके बाद न्यूज आई कि ये पूरा डिसएग्रीमेंट एक पेमेंट क्लॉज को लेकर हुआ था। और अगर इस बात में सच्चाई है देन आई मस्ट से दैट परेश रावल टुक अ ग्रेट डिसीजन। अब बहुत सारे लोग मुझसे शायद डिसएग्री करें क्योंकि बाबू राव के बिना ये मूवी अधूरी सी है, बट आगे मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि दैट व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ ग्रेट डिसीजन। तो इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए एक बैक स्टोरी है जिसे पहले समझना पड़ेगा। तो पहले तो इस फ्रेंचाइजी के ओरिजिनल प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे और उस वक्त खबर थी कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन भी नजर आने वाले थे। लेकिन बाद में खबर आती है कि अक्षय कुमार ने फिरोज नाडियाडवाला से हेरा फेरी फ्रेंचाइजी खरीद ली और खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर बन गए और अब अक्षय कुमार भी इस फिल्म में काम करने वाले थे। लेकिन इस फिल्म की जान है बाबू राव गणपत राव आपटे का कैरेक्टर, जिसे परेश रावल निभाने वाले थे। लेकिन अब उन्होंने इस फिल्म को क्विट कर दिया है एक पेमेंट क्लॉज के चलते। इस फिल्म में परेश रावल की फीस थी 15 करोड़ रुपए, जिसके लिए उन्हें एज अ साइनिंग अमाउंट 11 लाख रुपए दिए गए थे और बाकी का अमाउंट यानी कि 14.89 करोड़ उन्हें फिल्म रिलीज होने के 1 महीने के बाद मिलना था। अब आजकल ये कॉमन ट्रेंड बन चुका है कि बड़े बड़े एक्टर्स फिल्म की मेकिंग के दौरान या फिर फिल्म की खत्म होने के बाद फिल्म के पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि वो रिलीज होने के बाद जो फिल्म प्रॉफिट कमाती है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज शेयर लेते हैं। इसे प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाता है और ये बॉलीवुड में बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस बन चुका है। If I genuinely believe in the script, which I did, let's share the profit. And producer was very happy to do so, and I did that. पैसे लेना तो मैंने बंद कर दिया ना अपफ्रंट, टोटली मैं पैसे ही नहीं लेता। I don't charge a single rupee for my films. तो यानी कि अगर कोई फिल्म रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है और लॉसेस में चली जाती है तो एक्टर का कहने का मतलब है कि मुझे कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलियर। तो अगर फिल्म अच्छी नहीं चली और नहीं अच्छी बनी तो मैं नहीं कमाऊंगा। लेकिन अगर ये फिल्म हिट होती है और बॉक्स ऑफिस पर बहुत प्रॉफिट कमाती है, जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज आपको, मुझे यानी प्रोड्यूसर को, उस एक्टर को देना पड़ेगा और वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 30%, 35%, 40%, दैट डिपेंड्स। तो ये होता है प्रॉफिट शेयरिंग। ये ट्रेंड सबसे पहले बॉलीवुड में शुरू किया था आमिर खान ने फिल्म लगान से, और अब तो शाहरुख, सलमान, अक्षय कुमार ये सब इस प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर ही काम करते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल ए लिस्टर्स के लिए जितना प्रॉफिटेबल है उतना ये कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। अब हेरा फेरी में परेश रावल और अक्षय कुमार के बीच में एज सच कोई प्रॉफिट शेयरिंग तो नहीं हुई, लेकिन अक्षय जब फिल्म रिलीज होने के 1 महीने बाद पैसे देने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन भी यही है कि वो फिल्म की कमाई और मुनाफे से पैसा देना चाहते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग करते तो शायद ज्यादा पैसे देने होते, यहाँ तो प्रॉफिट शेयर भी नहीं हो रहा है और फीस रुक कर अपनी जेब से ना देकर प्रॉफिट से ही देने की बात है। अक्षय टोटल सेफ प्ले कर रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। अब इन बड़े एक्टर्स के लिए तो ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल प्रॉफिटेबल है, लेकिन यही प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल छोटे कैरेक्टर एक्टर्स के लिए लॉस बन जाता है। इन कैरेक्टर एक्टर्स के पास वो स्टार पावर नहीं होती है, उनके पास ये ऑडियंसेस की ताकत नहीं होती है, इनके पास मिलियंस में फॉलोअर्स नहीं होते हैं। इसीलिए जब भी नेगोशिएशन टेबल पर ये बैठते हैं तो इनके पास वो लेवरेज नहीं होता है जो एक ए लिस्टर को होता है। और इसी वजह से अच्छे और बेहतरीन एक्टर्स होने के बावजूद प्रोड्यूसर्स हमेशा बड़े और स्टार एक्टर को ज़्यादा पैसे देते हैं और इन कैरेक्टर एक्टर्स को कम पैसे दिए जाते हैं। कोई प्रोड्यूसर ऐसा कहता पाया गया है क्या कि मेरा बजट बहुत अच्छा है सर, आइए मेरे साथ काम करिए, 100 करोड़ की फिल्म बन रही होगी? मेरे जैसे एक्टरों से तो यही कहा जाता है। और यही रीजन है कि हेरा फेरी फिल्म में, जिसमें बाबू राव का कैरेक्टर इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, परेश रावल ने अपने एक्टिंग टैलेंट से इस कैरेक्टर को इतना मेमोरेबल बना दिया कि आज भी इस कैरेक्टर को देखकर लोग हंसते हैं, इसके मीम्स इतने पॉपुलर है। लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू पेमेंट, द लीड एक्टर ऑलवेज गेट्स द चंक ऑफ द पेमेंट और कैरेक्टर एक्टर को हमेशा कम ही पेमेंट दिया जाता है, भले ही उसका कैरेक्टर कितना भी स्टैंड आउट करे। नसीर साहब से लेके फिर ओम पुरी, फिर पंकज कपूर और फिर इरफान खान, मनोज बाजपेयी,
लेकिन उनको लेके अनफॉर्चुनेटली किसी ने बड़े बजट के बारे में सोचा ही नहीं कि इनको लेके बड़े बजट की फिल्म बनाया जाए। Now profit sharing also means delay in payment. Now profit sharing means पहले फिल्म बनेगी, फिर रिलीज होगी, रिलीज के बाद उसको प्रॉफिट में आना चाहिए और उसके बाद ये प्रॉफिट्स जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो इसमें एक बहुत लंबा टाइम चला जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म की रिलीज किसी वजह से रुक जाए और इसमें डिले हो जाए, और कई बार ये डिले सालों तक का हो जाता है। तो ऐसे में इन कैरेक्टर एक्टर्स के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और अगर फिल्म रिलीज हो भी जाती है सपोज, और अगर फिल्म नहीं चल पाती, तो प्रोड्यूसर तो साफ साफ कह देगा कि मेरे को तो कोई पैसे बने नहीं, मुझे तो कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मैं आपको क्या पे करूँ। और बड़े स्टार्स के पास तो 500,000 करोड़ के बैंक बैलेंस होते हैं, लेकिन इन कैरेक्टर एक्टर्स के पास दे हैव टू रन देयर फैमिली, तो उस तरीके का बैंक बैलेंस इनके पास नहीं होता है। तो इनके लिए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। बाकी मैंने ढेर सारी पिक्चर ऐसी की है जिससे मेरा किचन चले, जिससे मेरा घर चले। अब हेरा फेरी में टोटल अमाउंट जो परेश रावल को देना था वो था 15 करोड़, और साइनिंग अमाउंट के तौर पर उन्हें सिर्फ 11 लाख रुपए मिले थे। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लॉज जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ, उन्हें बाकी का पैसा मूवी रिलीज होने के 1 महीने बाद मिलना था, यानी कि बाकी के 14.89 करोड़ रुपए मूवी रिलीज होने के 1 महीने बाद। अब जैसे ऑडियंस को फिल्मों के कंटेंट और एंटरटेनमेंट फैक्टर को लेकर हमेशा शिकायत रहती है, ठीक उसी तरह से इन एक्टर्स को पेमेंट डिलेज की हमेशा शिकायत रहती है। और ये पेमेंट डिले का जो इशू है ना, वो ज़्यादातर फेस करना पड़ता है कैरेक्टर एक्टर्स को। और पेमेंट भी जो है वो आप 90 दिन के बाद देते हैं। 90 दिन में अगर वही बेचारा चला गया तो उसके घर वाले क्या करेंगे। और अभी ये मूवी अगर ये अभी शूटिंग शुरू होती है तो 2025 में इस मूवी की शूटिंग शुरू होनी थी, और मूवी शूट अगर ख़त्म भी हो जाती है इस साल, तो नेक्स्ट साल ये मूवी जाएगी प्रोडक्शन टेबल में, उसके बाद ये एडिट होगी। तो कम से कम इस फिल्म को रिलीज़ होते होते 2026 बाई एंड या फिर 2027 स्टार्टिंग में ये फिल्म रिलीज़ हो पाती, और रिलीज़ के भी 1 महीने बाद उनको अपना पेमेंट मिलना था। सो आराम से उनको अपने पेमेंट मिलने में 1 से 1.5 साल का वक्त लग जाता, एंड इट्स अ लॉट ऑफ टाइम। और आप देखिए जो डिफरेंस ऑफ द अमाउंट की मात्र 11 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट में मिले हैं, मतलब 15 करोड़ में 1 करोड़ भी नहीं मिला है, इट्स ओनली 11 लाख रुपीज़, जबकि पूरा अमाउंट जो है वो 1 महीने बाद मिलना है आफ्टर रिलीज। और अगर इस बीच प्रोडक्शन हाउस बंद हो जाए फॉर वॉट एवर रीज़न, तो क्या कोई इंसान जाएगा। और आजकल लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। अभी रिसेंटली मुकुल देव हमारे बीच में नहीं रहे। मुकुल देव की आखिरी फिल्म है सन ऑफ सरदार 2, और ये फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, और मुकुल देव अब हमारे बीच में नहीं है। अब मुकुल देव का तो हमें नहीं पता, लेकिन सपोज अगर किसी एक्टर की इस तरीके से अगर फिल्म रिलीज होने से पहले ही मौत हो जाती है, तो उसे तो पैसे मिलने से रहे। मतलब बहुत ही अच्छा कोई सिंसियर अगर प्रोड्यूसर नहीं हुआ, तो जस्ट इमेजिन कि उसकी फैमिली को उसके मेहनत का पैसा लेने के लिए पसीने छूट जाएंगे। और इन प्रोडक्शन हाउसेस का बंद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आए दिन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस खुलते और बंद होते रहते हैं, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। और अगर मुकुल देव का ही एग्जांपल लेकर समझाते हैं कि मुकुल देव ने जब अपनी पहली फिल्म जो इनकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी, वो अमिताभ बच्चन की ABCL से होने वाली थी। उनको इनफैक्ट 75,000 एज अ साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद हम सब जानते हैं कि ABCL जो है वो बैंकरप्ट हो गई और उनकी फिल्म हमेशा के लिए रुक गई। तो जस्ट इमेजिन कि इस तरीके की चीज़ें बॉलीवुड में अक्सर होती रहती हैं। एंड परेश रावल इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है अपने एक्टिंग करियर के दौरान। तो अगर उन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया है तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत सोच समझकर और अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही लिया होगा। आजकल एक नया ट्रेंड आया है मार्केट में, और वो है को प्रोड्यूस करना। यानी जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो अकेले मूवी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर किसी फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। और इनमें से ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस इन्हीं एक्टर्स के खुद के होते हैं। लाइक चेन्नई एक्सप्रेस को प्रोड्यूस किया था शाहरुख खान की रेड चिलीज ने डिज्नी UTV के साथ। सैफ अली खान की फिल्म्स एजेंट विनोद और कॉकटेल को उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाटी फिल्म्स ने को प्रोड्यूस किया था बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ। आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को प्रोड्यूस किया गया था उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस ने अलॉन्ग विद धर्मा प्रोडक्शंस। And unlike these big actors, these character actors, they don't own production houses. ये co-produce नहीं कर रहे होते इन फिल्मों को, तो हमेशा इनके साथ धोखा होने का खतरा रहता है। प्रॉफिट के फिगर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उन्हें गलत नंबर्स बताए जा सकते हैं। प्रॉफिट होने के बाद भी कह सकते हैं कि यार प्रॉफिट तो कुछ हुआ ही नहीं, या फिर बहुत कम प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके की चिंदी चोरी होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चिंदी चोर प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड में हैं। तो ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है ना, ये कैरेक्टर एक्टर्स के लिए हमेशा एक नुकसान का सौदा होता है, और यही रीज़न है कि कोई भी कैरेक्टर एक्टर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर काम नहीं करना चाहता है। और मेन बात तो यह है कि किसी भी फिल्म की सक्सेस सिर्फ हीरो से नहीं होती है, बल्कि इन कैरेक्टर एक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। एक हीरो
विलन के बिना अधूरा होता है, एक विलन उसके चमचों के बिना अधूरा होता है। फिल्म में ह्यूमर ये कैरेक्टर एक्टर्स लेकर आते हैं, फिल्म की स्टोरी को ये कैरेक्टर एक्टर्स आगे बढ़ाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेमेंट वो हमेशा लीड एक्टर के ही नाम रहती है, विच इज़ नॉट फेयर। ऑनेस्टली हेरा फेरी इज़ नथिंग विदाउट बाबू राव, और शायद ये अक्षय कुमार भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके परेश रावल को इस फिल्म में लाना चाहते हैं। और जब आपको पता है कि इस रोल का कितना इंपॉर्टेंस है इस फिल्म में, तो 25 करोड़ का मुकदमा ठोकने के बजाय आई थिंक इट वुड हैव बीन अ बेटर आइडिया कि आप सीधा सीधा किसी एक्टर को उसके काम खत्म होने के बाद उसका पेमेंट दे देते। और अक्षय कुमार जैसे एक्टर के लिए 15 करोड़ रुपए देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए उन्हें फिल्म के रिलीज तक का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो वो दे ही सकते थे आराम से। और चलिए अगर सपोज पेमेंट 1 महीना रोक कर देना ही था तो प्यार से समझाते, हो सकता है मान जाते। आर्टिस्ट कॉमन थोड़ी टेढ़ी होती है, कंधे पे हाथ रख के बोल दो ना तो 1 रुपए में काम कर लेगी, नहीं तो तुम 10 करोड़ लगाओ तो भी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि एज अ बाबूराव फैन हम सब बहुत ही मिस करने वाले हैं अगर परेश रावल इस फिल्म में लौट कर नहीं आते हैं तो, लेकिन एज अ सेंसिबल एक्टर आई थिंक ही टुक अ ग्रेट डिसीजन। What are your thoughts? Do let me know in the comments. और मैं मिलूंगी आपसे अगेन नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी या टॉपिक लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।